नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट गुरलीन कौर और आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष कार्यक्रम हेल्थ शो, जो कि एक फ़ोन इन प्रोग्राम है। दर्शकों, हमारे आज के इस एपिसोड का विषय है किडनी रोग की समस्या, कारण एवं उपचार। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किडनी हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन हमारे बदलती जीवन शैली की वजह से, डायबिटीज़, बीपी, लाइफस्टाइल, गलत खान पान की वजह से किडनी की समस्या बढ़ती जा रही है। और उससे भी ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि इस बीमारी के जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो कई बार समझ नहीं आते हैं, तो लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं और इस वजह से डॉक्टर के पास भी देरी से जाते हैं। इसीलिए इस मुद्दे पे विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पेशल गेस्ट एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर विवेक कुमार, किडनी रोग विभाग, पीजीआई चंडीगढ़। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। क्योंकि ये फ़ोन इन प्रोग्राम है तो इस कन्वर्सेशन के अलावा हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेरीज़ हैं हमारे दर्शकों की वो हम फ़ोन कॉल के थ्रू और वीडियो कॉल के थ्रू ले सकें। सर दर्शकों, ये प्रोग्राम आपके लिए है, आपकी जानकारी के लिए है। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारा व्हाट्सएप नंबर 9417242224 पे कॉल करके, वीडियो कॉल करके, और हमारे लैंडलाइन नंबर पे कॉल करके 0172269037 आप सीधे तौर से अपने सवाल हमारे विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज की प्रोग्राम की। सर, सबसे पहले सबसे सीधा सवाल, अगर आप आसान भाषा में समझा सके हमारे दर्शकों के लिए कि किडनी का काम क्या है हमारे शरीर में और एक स्वस्थ शरीर के लिए किडनी कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, अगर सामान्य भाषा में बात करनी हो तो किडनी का जो रोल है हमारे शरीर में वो है कि हमारे शरीर में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं जो हमारे शरीर को मेंटेन करते हैं, ये जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं इनमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं। तो उन वेस्ट प्रोडक्ट्स का एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू किडनी का सबसे ज़्यादा अहम फंक्शन है। पर किडनी इटसेल्फ इज़ अ वेरी वेरी मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन। तो इस काम को करने के साथ साथ किडनी एक एंडोक्राइन ऑर्गन भी है जो कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है या उनकी प्रोडक्शन में हेल्प करती है। इनमें दो विशेष चीज़ें जो हैं वो है, एक विटामिन डी हार्मोन की एक्टिवेशन। विटामिन डी हमें पता है कि बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो इसका जो फाइनल स्टेप होता है एक्टिवेशन का वो किडनीज़ में होता है। इसीलिए इस हार्मोन की फंक्शनल एक टाइप की डेफिशिएंसी हो जाती है किडनी डिसीज़ में। एक और चीज़ जो किडनी करती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की प्रोडक्शन, जो हमारा बोन मैरो में जो खून बनता है, जो रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, उनके लिए एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से खून बनता है। और इसीलिए जब किडनी डिसीज़ थोड़ा एडवांस्ड होता है तो आपको खून की कमी भी होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा ये किडनी जो है वो अपने लेवल पे बहुत सारी अलग अलग टाइप की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की साइट है, बड़ी सारी चीज़ें यहाँ होती हैं। बट ब्रॉडली यही किडनी का मेन फंक्शन है। तो किडनी का मेन फंक्शन वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करना है, बट इसके साथ साथ एक पूरे शरीर के उस एंगल से अगर हम देखें तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन है जो और ऑर्गन्स के साथ भी बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस के थ्रू क्रॉस टॉक करता है और उनके फंक्शन को मेंटेन करने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करता है। क्या वजह है कि ये जो किडनी रोग की समस्याएं हैं ये बढ़ती जा रही हैं, या कह सकते हैं कि दे आर मोर प्रेवलेंट नाउ? किडनी रोग जो है वो पिछले कुछ सालों या दशक ही बोल लीजिए, है ना, तब से अक्रॉस द वर्ल्ड ये देखा गया है कि जो भी रजिस्ट्रीज़ हैं जो डिसीज़ का डेटा कलेक्ट करती हैं उनमें ये देखा गया है कि किडनी रोग जो है वो जनरल पॉपुलेशन में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और अगर हम टॉप 5 या 10 डिसीज़ की बात करेंगे जिनमें पिछले 20 या 30 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, तो उनमें किडनी डिसीज़ एक प्रोमिनेंट कैटेगरी है। इसके जो मुख्य कारण हैं उनके बारे में आपने शुरू में ही बता दिया। तो इसके मुख्य रिस्क फैक्टर जो हैं वो आज की डेट में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है। और जैसे जैसे इन रिस्क फैक्टर्स की प्रेवलेंस हमारी पॉपुलेशन में बढ़ी है और जैसे जैसे अब हमारी पॉपुलेशन एज हो रही है, वैसे वैसे इन डिसीज़ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो और देखने को मिल रही हैं।
तो सबसे बड़ा कारण तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन ही है, बट इसके साथ साथ गुर्दे में पथरी होना, रीनल स्टोन डिसीज़ जिसको हम बोलते हैं, वो भी एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा ड्रग्स, बिकॉज जैसा कि मैंने बात की कि किडनी एक बहुत ही मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन है, तो आप कोई भी दवाई लेते हैं तो किसी ना किसी फॉर्म में हो सकता है कि वो किडनी में प्रोसेस हो या किडनी के सेल्स पे उनका कुछ असर पड़े। तो हम ये कॉमनली प्रैक्टिस में देखते हैं कि कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो पहले बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और कोई दवाई ली और सडनली या तो उससे कोई रिएक्शन हो गया या उसका कुछ किडनी पे बुरा असर पड़ गया और उसकी वजह से किडनी का डिसीज़ हो गया। तो ड्रग्स, स्पेशली ऐसी ड्रग्स जो ओवर द काउंटर मिल रही हैं, जो किसी भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में वेरीफाइड नहीं हैं या जिनकी मॉनिटरिंग सही ढंग से नहीं हो रही है और उनका किडनी पर असर पड़ सकता है, ऐसी दवाइयाँ भी किडनी डिसीज़ का एक कॉमन कारण है। दो बहुत कॉमन तो नहीं है पर कॉमन कारण ये सारे कॉमन रीजंस को सर हम बहुत ही विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। हमारे एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ एक अपने सवाल के साथ, आइए सुनते हैं उनके क्या सवाल हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए। डॉक्टर मैम नमस्कार जी, मैं रोहित बोल रहा हूँ जी, कुरुक्षेत्र से। रोहित जी कुरुक्षेत्र से, आप हेल्थ शो देखते हैं? जी जी जी। आपको आज के एपिसोड का जो विषय है, टॉपिक है, उसकी जानकारी है? हाँ मैम, किडनी से संबंधित है कुछ थोड़ा सा। आपका सवाल जो है वो आपसे जुड़ा हुआ है या आपके किसी संबंधी से? नहीं मैम, मुझसे ये जुड़ा हुआ है क्योंकि मेरे को किडनी में भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, स्टोन्स वगैरह की ना। आपका सवाल सुन रहे हैं हमारे एक्सपर्ट, आप अपना सवाल बता सकते हैं। जी मैम, किडनी खराब होने के जो लक्षण है वो क्या, मतलब हमारे को सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं स्टार्टिंग में? जी देखिए, ऐसा है कि किडनी डिसीज़ के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को सिम्टम्स हों, है ना। तो जब भी हमें इस तरीके की कोई अप्रोच लेनी होती है कि जहाँ पे हम किसी को ये एडवाइस देते हैं कि आपको किडनी डिसीज़ हो सकता है और आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहली चीज़ हम जो फोकस करते हैं वो रिस्क फैक्टर्स पे करते हैं। जैसा कि हमने अभी बात की कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, गुर्दे में पथरी होना, ये कुछ मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमारी पॉपुलेशन में हैं। तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको ये रिस्क फैक्टर्स हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि भाई आप अपना किडनी का फंक्शन, अगर आप बिल्कुल ठीक हैं तो भी कम से कम साल में एक बार किडनी का फंक्शन, जिसमें एक यूरिन टेस्ट होता है और एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जैसे सीरम क्रिएटिनिन, उसको एटलीस्ट साल में एक बार करा के देख लीजिए। अगर किसी को सिर्फ डायबिटीज़ है और ब्लड प्रेशर नहीं है तो हम ये बोलते हैं कि आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लीजिए, बिकॉज़ अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी को किडनी में डिस्फंक्शन होना शुरू होता है तब उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाता है ना। जैसे किसी को रीनल स्टोन डिसीज़ है, जैसे आप बता रहे हैं कि पथरी की शिकायत शायद आपको है, तो उस केस में हम ये बोलते हैं कि भाई आप अपनी पथरी का इलाज कराइए, डॉक्टर को दिखाइए, यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, है ना। आप जो भी रिस्क फैक्टर आपको बताए गए हैं आपके डिसीज़ के लिए, आप उनको अगर मैनेज कर सकते हैं तो उनको मैनेज करने की पूरी कोशिश करिए, है ना। अपने आप को डिहाइड्रेटेड ना होने दें, है ना, बिकॉज यूरिन के मतलब डिहाइड्रेटेड मतलब कि अपने शरीर में पानी की कमी ना होने दें, जी, है ना। तो आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, स्पेशली गर्मियों के मौसम में, है ना। जी जी। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा हो रहा है, मान लो जैसे किडनी के बारे में तो चलो ठीक है, स्टोन्स का पता चलता है, और किडनी की जो स्टोन्स है उसका इलाज है भी है, देसी दवाई भी हैं, होम्योपैथिक दवाई भी है और जो है अपनी अंग्रेजी दवाई भी है ना जी। तो मान लो एक किडनी के अलावा गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन होती है, जी जी, तो उसका कोई इलाज है क्या? कुछ नहीं, देखिए इन सारी चीज़ों के इलाज हैं, बट वही है कि आज के ज़माने में अगर आपको इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो उस डिसीज़ से रिलेटेड जो भी विशेषज्ञ हैं आप उनके पास जाइए। इस चीज़ को हम आज की डेट में बड़ा स्ट्रांगली डिस्करेज करते हैं कि आप इंटरनेट के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू जानकारी एकत्रित करके अगर अपना इलाज करने की सोचें या इस तरीके के कोई कदम उठाएं, तो इन सारी चीज़ों को हम स्ट्रांगली डिस्करेज करते हैं, बिकॉज़ ये हम कॉमनली देखते हैं प्रैक्टिस में कि इन चीज़ों से लोगों का नुकसान ज़्यादा होता है। तो जो भी चीज़ आप पूछ रहे हैं, गॉल स्टोन की पथरी अगर है तो उसका डेफिनेटली इलाज है। नहीं, इलाज तो है, लेकिन मेरे को तो कॉमनली मतलब यही चीज सुनने में आती है कि जो गोल ब्लैडर की स्टोन है उसका तो एक ही इलाज है कि गोल ब्लैडर को पित्त को ही निकालना पड़ता है बाय सर्जरी।
नहीं, वो बात आप ठीक बोल रहे हैं, वो बात आप ठीक बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि हर सिचुएशन में उसी वक्त सर्जरी की जाती है ना। उसमें एक पेशेंट की ओवरऑल असेसमेंट की जाती है, चीज़ों को देखा जाता है, बाकी और कोमॉर्बिडिटीज और डिसीजेस को देखा जाता है, और उसके बाद एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया जाता है। रोहित जी, जो आज का विषय है वो किडनी रोग से संबंधित है, तो मुझे लगता है नहीं मैम, मैं तो ऐसा ना मैम, देखो मैंने किडनी के अंदर मेरे स्टोन्स हैं और मेरी स्टोन्स मेरे पित्त की भी, गोल ब्लैडर के अंदर भी हैं, तो मैं उसके लिए भी लूंगा ना थोड़ा सा, मतलब डॉक्टर साहब की वो। और अच्छा एक सर मेरे को एक और बताना कि जैसे मेरे को ना कभी कभी बहुत ज्यादा पेन होता है जी, पेन गोल ब्लैडर के अंदर, इसमें किडनी के अंदर मेरे स्टोन्स हैं जी, तो क्या मैं अगर पेन किलर लेता हूँ जी, तो क्या उससे मतलब किडनी पे कोई ज्यादा असर पड़ता है या मतलब सही रहता है वो पेन किलर लेना? देखिए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया प्रोग्राम में कि हमारी सेटिंग में है ना, ड्रग्स जो हैं या जो दवाइयाँ हैं जो हम अलग अलग कारणों से लेते हैं, है ना, उनमें से बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका गुर्दे पे एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है या किडनी डिस्फंक्शन हो सकता है। ऐसा उन पेशेंट्स में जिनमें पहले से रिस्क फैक्टर हैं या पहले से ही किडनी डिसीज़ है, इसमें इस चीज़ का रिस्क और ज़्यादा होता है ना। और ये जो हम कॉमन टर्म यूज़ करते हैं पेन किलर्स, जो बेसिकली हम रेफ़र करते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को, ये ड्रग्स जो हैं ये एक नोन कॉज है किडनी डिस्फंक्शन को बढ़ाने का। तो हम हर सिचुएशन में पेशेंट को इन दवाइयों की जब तक ज़रूरत ना हो, जब तक डॉक्टर, आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को ये नहीं लगता कि हाँ इसके अलावा कोई इलाज नहीं है ना, उस वक्त उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तब तक हम इन चीज़ों को हम आपको यही एडवाइस करते हैं कि आप इन चीज़ों को स्ट्रांगली अवॉइड करें। और ये चीज़ सिर्फ पेन किलर्स के लिए नहीं है, और भी कोई दवाई जिससे गुर्दे में नुक्स पड़ सकता है। नहीं सर, मैं आपको अपनी लाइफ का एग्जांपल बताता हूँ। मान लो मैं मतलब हर साल जो है ना 10-15 दिन के इकट्ठे ही टूर पे जाता हूँ बाहर, और एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं 10-12 दिन के टूर पे था, गुजरात भ्रमण पे, पूरा गुजरात स्टेट का मैंने भ्रमण करना था यार दोस्तों के साथ। तो मैं घर से निकला, 2 दिन के बाद मेरे को किडनी पेन, स्टोन का पेन स्टार्ट हो गया जी। तो मैंने वहां पे केमिस्ट से, अब मैं वहां पे बताऊं किसकी वो कंसल्टेशन लूं, किस डॉक्टर की लूं, क्योंकि अदर स्टेट हो गया। तो फिर मैंने वहां पे जो है ना सर पेन किलर को लेना ही मतलब वो समझा, नहीं, कम से कम उससे राहत तो मिली मेरे को थोड़ा। नहीं, देखिए वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। देखिए है ना, आप मरीज़ की एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या स्थिति है ना, और उसके पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या उसके पास डॉक्टर का एक्सेस है, क्या हेल्थ केयर फैसिलिटी का एक्सेस है, क्या सिर्फ केमिस्ट का एक्सेस है। ये बड़ी सारी चीज़ें हैं जो सरकमस्टेंशियल होती हैं, है ना, जो परिस्थितियाँ जो आप कहीं से कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पर ऐसी सिचुएशन में हम आपको हमेशा यही एडवाइस करेंगे कि जो बेस्ट पॉसिबल वे आउट आपको लगता है ना, उसको आप फॉलो करिए, है ना। अब आज की डेट में आपके पास ये है, आपके पास ऑनलाइन कंसल्टेशंस हैं, सब रोहित जी, हमारे और भी कॉलर्स इन क्यू हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमारे विशेषज्ञ से मिल चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। तो सर, ये जो हमारा हेल्थ शो है, ये जो हमारे विजिटर्स हैं या ये जो हमारे दर्शक हैं, ये बहुत ही रेगुलर हैं और एक्साइटेड हैं और ये चाहते हैं कि सारा कंसल्टेशन ये हमारे हेल्थ शो के थ्रू ले लें। नहीं, जी सर, एक और जो दर्शक है हमारे साथ जुड़ चुके हैं वीडियो बाइट के थ्रू, आइए सुनते हैं उनके क्या सवाल हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हमारे किडनी से रिलेटेड बीमारियां होती हैं तो उनका क्या कारण रहता है और किस वजह से किडनियां ज़्यादातर आजकल जैसे किडनी स्टोन्स चल पड़ी हैं, तो इनमें क्या मुख्य कारण रहते हैं जिनसे बीमारियां रहती है और हमें इनसे कैसे बचाव रखना चाहिए? मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये किडनी में स्टोन आ जाता है और उसकी वजह से जो है कि लीवर पर भी फर्क पड़ता है और गॉल ब्लैडर में भी अगर किडनी स्टोन है, तो दोनों में इस तरह से कि ज़्यादा प्रॉब्लम आज की डेट में ज़्यादा हो गई है। सर, ज़्यादातर जो सवाल हैं मुझे लगता है वो कारणों से रिलेटेड हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, और स्टोन से रिलेटेड। तो वो चाहते हैं कि आप ये जानकारी दीजिए कि किडनी स्टोन और गैल ब्लैडर स्टोन ये कितनी बुरी तरह से अफेक्ट करते हैं किडनी की वर्किंग को। देखिए, ये आप अगर जनरल टर्म्स हम बात करें तो हम गॉल ब्लैडर स्टोन और किडनी स्टोन की बात कर रहे हैं, बट ये दोनों बीमारियां जो हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। गॉल ब्लैडर स्टोन जो है, जो लिवर और बाइलरी ट्रैक्ट है, उसकी फिजियोलॉजी अलग है, जिसकी वजह से आपके गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनते हैं, है ना। और जो
किडनी या यूरिनरी ट्रैक्ट जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर हैं, जहाँ पे यूरिन प्रोड्यूस होके आता है और बाद में फिर या तो स्टोर होता है और उसके बाद मैच्योरेशन के टाइम या पेशाब करने की प्रक्रिया में बाहर चला जाता है। उस ट्रैक्ट में स्टोन आना, उसको हम कॉमन लैंग्वेज में किडनी स्टोन्स बोलते हैं। तो किडनी स्टोन्स की फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी अलग है गॉल ब्लैडर स्टोन से, और इसीलिए वो दोनों चीज़ें ब्रॉडली लिंक्ड नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी पेशेंट में दोनों चीज़ें हो सकती हैं और ऐसा कॉमन भी है ना। तो बट ये दोनों बीमारियां जो हैं ये बिल्कुल अलग अलग हैं और इनकी मैनेजमेंट भी बिल्कुल अलग अलग है। और ऐसा नहीं है कि एक डिसीज़ की मैनेजमेंट जो है वो दूसरे डिसीज़ की मैनेजमेंट के साथ ओवरलैप कर रही है। सो आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट है दर्शकों के लिए समझना कि स्टोन अगर हम बोल रहे हैं, स्टोन सिर्फ किडनी और गॉल ब्लैडर में ही नहीं होते, कई बार और टाइप के भी बड़ा रेयरली किसी ऑर्गन सिस्टम में कोई ऐसी बीमारियां होती हैं छोटी मोटी जिनको हम कॉमन भाषा में पेशेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए बोल देते हैं कि ये स्टोन है या समथिंग है, बट वो बड़ी रेयर चीज़ें हैं। बट किसी भी ऑर्गन सिस्टम का डिसीज़ जो है वो दूसरे ऑर्गन सिस्टम के डिसीज़ से यूजुअली अलग होता है। कभी कोई सिस्टमिक डिसीज़ हो सकता है जिसकी वजह से दोनों चीज़ें कॉमन हो सकती हैं, बट जनरली ये दोनों अलग अलग बीमारियां हैं, है ना। और इन दोनों बीमारियों का इलाज भी अलग अलग है, इनके कारण अलग अलग हैं और इनका इलाज भी अलग अलग है। सर, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं फ़ोन कॉल के थ्रू। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी मैम, नमस्कार जी। नमस्कार, आपका नाम? जी, मेरा नाम अजय है, मैं यमुनानगर हरियाणा कुरुक्षेत्र से बात कर रहा हूँ। अजय जी, यमुनानगर से। तो आप हेल्थ शो रेगुलरली देखते हैं? जी जी बिल्कुल मैम, जरूर देखते हैं। आज का जो टॉपिक है उसकी जानकारी है आपको? हाँ जी मैम, बिल्कुल जी। जो आपका सवाल है वो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से, वो आपका सवाल सुन रहे हैं। जी बोलिए। जी जी जी। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं अजय बोल रहा हूँ यमुनानगर हरियाणा कुरुक्षेत्र से जी। जी डॉक्टर साहब, मुझे ना थोड़ा सा ये लगता है कई बार ना कि मेरा पेशाब जो है, एक फ्लो है जो पेशाब का, वो सही मात्रा में नहीं आता, रुक रुक के मुझे महसूस होता है डॉक्टर साहब। तो ये हमारी कहीं ऐसा तो ना कि किडनी से संबंधित कुछ ऐसा हो? जी, आई थिंक आपने एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा है, जो कॉमनली चीज़ मिस होती है और कई बार बड़े लंबे टाइम तक मिस होती है। देखिए, जहाँ तक हमारी किडनी के फंक्शन का सवाल है, वहाँ हम फोकस करते हैं ऐसी बीमारियों पर जहाँ पे किडनी डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। बट जो किडनीज हैं वो यूरिन प्रोड्यूस करती हैं और वो यूरिन फिर यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू या तो स्टोर होता है या फिर हम उसको वॉइड कर देते हैं, जिस प्रोसेस को हम मैच्योरेशन बोलते हैं। अब ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट है जिसका फंक्शन होता है वॉइडिंग या यूरिन को, या जो बना हुआ यूरिन है उसको स्टोर करना, जो नॉर्मली यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, ये भी अगर फिजियोलॉजिकली नॉर्मल नहीं है तो इसमें इसकी वजह से कुछ बैक प्रेशर चेंजेस हो सकते हैं और अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आपकी किडनी जो है उसमें डिस्फंक्शन पैदा हो सकता है। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें जो वाइडिंग है और अल्टीमेटली किडनी फंक्शन है, ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए अगर आपको अपने पेशाब में करते वक्त आपको नॉर्मल नहीं लग रहा है और आपको लग रहा है कि पेशाब रुक रुक के आ रहा है, या कई बार ऐसा होता है पुरुषों में कि जैसे धार ठीक नहीं बन रही है जैसी पहले बनती थी, ओके, या फिर आप अपने पेशाब को रोक नहीं पाते हैं, है ना, पेशाब अगर कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो उसमें इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, तो ये सारी जो वाइडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को भी जल्दी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ओवर टाइम नहीं तो ये होता है, क्योंकि ये चीज़ें इनडायरेक्टली इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती हैं कि आपका यूरिनरी ट्रैक्ट एबनॉर्मल है, हो सकता है आपका ब्लैडर एबनॉर्मल हो सकता है ब्लैडर के रास्ते में रुकावट हो, और इन सारी चीज़ों की वजह से लॉन्ग टर्म में किडनी के ऊपर बैक प्रेशर चेंजेस पड़ सकते हैं और किडनी में नुक्स भी पड़ सकता है। और इन चीज़ों का इलाज ज़्यादातर चीज़ों का इलाज भी है, क्योंकि इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है टेस्ट से, इन्वेजिव या नॉन इन्वेजिव टेस्ट से आइडेंटिफाई करके इनको ट्रीट भी किया जा सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पेशाब रुक रुक के आता है तो प्लीज़ आप एक यूरोलॉजिस्ट को, जो यूरिनरी ट्रैक्ट को इवेल्युएट करते हैं, उन्हें प्लीज़ ज़रूर दिखा लीजिए एक बार। जी डॉक्टर साहब, कुछ ना गाँव में, जैसे मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, कुछ लोग ना किडनी की बीमारी को पेशाब की बीमारी कहकर टाल देते हैं, ये मतलब किस हद तक सही है या गलत है डॉक्टर साहब? नहीं, देखिए, वो तो बहुत ही, बिकॉज पेशाब जो है वो किडनीज में बनता है, तो हर चीज़ ऐसी नहीं है कि अगर ये और पर पेशाब ऐसा है कि किडनीज में बनता है, और जैसा मैंने आपको बताया कि किडनीज में बनने के बाद यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू फ्लो करता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है,
ओके, और उसके बाद हम वॉइड करते हैं, तो किडनीज के बाद भी इस पूरी प्रोसेस में कुछ और ऑर्गन्स, छोटे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। तो अगर यूरिन में आपके कोई प्रॉब्लम है तो वो उन ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, पर क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, तो अगर किसी भी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है और उसको अगर बड़े लंबे टाइम तक नज़रअंदाज किया जाएगा तो अल्टीमेटली किडनीज की प्रॉब्लम या जो डिस्फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, जो यूरिन टेस्ट करने पे या ब्लड टेस्ट करने पे पता लगता है, वो चीज़ अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आ जाएगी। सो अजय जी, उम्मीद thank you, करते हैं शुक्रिया आपको डॉक्टर आपके साहब, सवालों के जवाब मिल गए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, स्वस्थ रहिए। सो दर्शकों, मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर याद दिला दूं आपको कि हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पेशल गेस्ट एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर विवेक कुमार, किडनी रोग विभाग पीजीआई चंडीगढ़ से। और हमारा व्हाट्सएप नंबर आप एक बार फिर नोट कर लीजिए 9417242224 और लैंडलाइन नंबर 017226900037। इस पे आप कॉल करके अपने सवाल सीधे तौर से हमारे विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। सर, कारण की बात हुई है, सिम्टम्स की अगर बात हो तो मोस्टली केसेस में ये कहा जाता है या फील किया जाता है कि सिम्टम्स नज़र ही नहीं आए, तो ये नज़रअंदाज हो जाते हैं सिम्टम्स। क्या कोई बेसिक सिम्टम्स होते हैं स्टार्ट में, एंड व्हेन इज़ द राइट टाइम टू कंसल्ट द डॉक्टर? देखिए, जैसा कि हमने बात की कि सिम्टम आने से पहले कुछ पेशेंट्स में और ज़्यादातर पेशेंट्स में रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो जैसा कि हमें पता ही है कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन एक बहुत ही दो कॉमन कारण हैं जिनकी वजह से लॉन्ग टर्म में किडनी डिसीज़ हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ प्रैक्टिस में ये होती है कि डॉक्टर के नज़रिए से कि जो भी पेशेंट रिस्क फैक्टर्स के साथ है, हम उनको ये एडवाइस करें कि आप रेगुलर पीरियड या रेगुलर टाइम पॉइंट्स पे अपने किडनी के टेस्ट करवाते रहें। अगर सही है तब भी लेट्स से साल में एक बार अपने टेस्ट करवाते रहें, अपना ब्लड प्रेशर देखते रहें, ये सारी चीज़ें करते हैं और रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल में रखें। ज़्यादातर लोग इस चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, अवेयरनेस की कमी हो सकती है, रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, या क्योंकि उस वक्त तो मरीज़ को डिसीज़ होता नहीं है, सिर्फ रिस्क फैक्टर होते हैं। तो और धीरे धीरे ऑर्गन्स में जो क्रॉनिक इंजरी है उससे फिर बाद में डिस्फंक्शन प्रोड्यूस होता है। जहाँ तक सिम्टम्स की बात है, जब पेशेंट सिम्टोमेटिक हो जाता है तो कुछ कॉमन सिम्टम्स जो हैं वो है शरीर में सोजिश आना, पैरों पे आ सकती है, मुंह पे आ सकती है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, कई बार उनको लगता है कि रात को बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम हो तो जैसा अभी एक सज्जन बता रहे थे कि भाई उन्हें पेशाब रुक रुक के आता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस चीज़ का इंडिकेटर हो सकती हैं कि आपको किडनी या यूरिनरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। जब डिसीज़ थोड़ा सीवियर हो जाता है तो किडनी डिसीज़ से रिलेटेड आपके, क्योंकि आप जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको आप शरीर से एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो शरीर में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। जब वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं तो उनकी वजह से आपके और ऑर्गन सिस्टम्स पे भी फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे कि किडनी में एक हार्मोन बनता है जिससे ब्लड बनता है, तो आपको खून की कमी हो जाती है, आपको चलने पे सांस चढ़ेगा, मरीज़ को ऐसा लगेगा कि कमज़ोरी लगेगी, फटीग लगेगा, है ना। साथ में कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कुछ बोन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बाद में डेवलप हो सकती हैं। थोड़ी बहुत ज़्यादा लेट स्टेज में पहुंच जाते हैं तो कुछ खाने का मन नहीं करेगा, भूख ख़त्म हो जाएगी, हो सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वेट लॉस भी होना शुरू हो जाए, किसी और एक्सट्रीम फटीग हो जाए। बड़ी लेट स्टेज में दिमाग पे भी असर पड़ सकता है, कई बार सीजर्स भी पड़ सकते हैं अगर डायलिसिस की ज़रूरत है और वो नहीं मिल रहा है तो शुरुआत जो होती है वो रिस्क फैक्टर्स के साथ होती है। तब हम सिर्फ ब्लड या यूरिन में स्क्रीन करके हमें पता लगता है कि कोई चीज़ एबनॉर्मल है, उस वक्त शायद कोई सिम्टम नहीं होंगे मरीज़ को। जैसे जैसे डिस्फंक्शन सेट इन होता रहता है और धीरे धीरे बढ़ता रहता है, वैसे वैसे धीरे धीरे सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। हमारे हर ऑर्गन सिस्टम में यूजुअली क्या होता है, एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन जो होता है वो रिजर्व होता है जी। और नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल जो चीज़ें हम करते हैं उनसे हम रिजर्व को कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जिनमें रिस्क फैक्टर होते हैं उनमें धीरे धीरे क्या होता है, रिजर्व डिप्लीट होता रहता है और इसीलिए उसकी जब तक आपकी शरीर में किसी ऑर्गन में रिजर्व है तब तक उसका फंक्शन आपकी दिनचर्या की चीज़ों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, तो तब आपको सिम्टम नहीं आते हैं।
और उसमें अगर कोई आप स्पेशल टेस्ट करेंगे, कुछ करेंगे, तब कहीं जाके आपको पता लगेगा, अदरवाइज नहीं पता लगेगा। जी। तो इसी वजह से ज़्यादातर लोगों में जो किडनी डिसीज़ है वो थोड़ा लेट पता लगता है। हमारी सेटिंग में और भी कुछ सर्कमस्टेंशियल फैक्टर हैं, जैसे एक्सेस टू हॉस्पिटल्स, एक्सेस टू रिसोर्सेज, एक्सेस टू मेडिसिन, जी। ये भी और थोड़े से और सामाजिक कारण हैं जिनकी वजह से थोड़ा और ज़्यादा डिले हो जाता है और लेट स्टेज में डिसीज़ का पता। परफेक्ट सर। सर, इसके उपचार और ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे, इससे पहले एक और जो हमारे दर्शक हैं जुड़ चुके हैं वीडियो बाइट के थ्रू। मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल जो लोगों को किडनी की समस्या आ रही है, जैसे स्टोन की और किडनी फेलियर की समस्या आ रही है, तो मेरा ये क्वेश्चन है, ये दिन बर दिन कैसे बढ़ रहा है और ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? सर, मेरे ख्याल ये सवाल रेपिटेटिव है और इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं। अगर आप संक्षेप में दोबारा बताने चाहें हमारे दर्शक के लिए। जी। देखिए, ऐसा है कि जो आजकल हम प्रेवलेंस की बात करते हैं डिसीज़ की, और कुछ समय से ऐसा है कि किडनी डिसीज़ की प्रेवलेंस बहुत बढ़ती जा रही है। तो जैसा हमने डिस्कस किया, एक तो रिस्क फैक्टर्स बढ़ गए हैं, दूसरा हमारा लाइफस्टाइल भी बड़ा ड्रामेटिकली चेंज हो गया है। आजकल हमारा जो खान पान है उसमें प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा है, जिसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है, जो हाइपरटेंशन के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कि उसकी अगर आपकी डाइट में सॉल्ट ज़्यादा है तो आपका ब्लड प्रेशर सही ढंग से कंट्रोल नहीं होगा। साथ में एक और चीज़ है जो बड़ा ड्रामेटिकली हमारी लाइफ में कम हो गई है, और वो है फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज। पहले ये था कि किसी ना किसी फॉर्म में सिर्फ अपनी आजीविका कमाने के लिए ये आदमी बहुत ज़्यादा काम करता था। आज की डेट में वो हम सबका बहुत ही ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है और प्रोसेस्ड फूड का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से मोटापा पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। मोटापा इन सारी चीज़ों के लिए, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और मोटापे से अलग से रिलेटेड भी किडनी डिसीज़ होता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से अब हमारी पॉपुलेशन में किडनी डिसीज़ जो है उसकी प्रेवलेंस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। साथ में एक और चीज़ भी है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, जैसे जैसे लोगों के पास चीज़ें पहुंच रही हैं, थोड़ी अवेयरनेस भी बढ़ रही है मेडिकल फ्रेटर्निटी में भी और जनरल पॉपुलेशन में भी, और टेस्ट भी अवेलेबल हैं, तो आई थिंक डेफिनेटली एक चीज़ ये भी हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने टेस्ट करा रहे हैं और उनको पता लग रहा है कि उन्हें किडनी डिसीज़ है। सो आई थिंक इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स दैट नाउ द किडनी डिसीज़ प्रेवलेंस इज़ राइजिंग। बट स्टिल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि रिस्क फैक्टर्स की प्रेवलेंस बढ़ रही है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। लाइफस्टाइल ऐसा है जो किडनी डिसीज़ के रिस्क फैक्टर्स या किडनी डिसीज़ को प्रमोट करता है, और साथ में फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज जो है वो बहुत कम हो गई। सर, ट्रीटमेंट या उपचार की हम बात करें तो क्या क्या उपचार हैं? उससे पहले एक और कॉलर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी, मॉर्निंग, नमस्ते जी। नमस्ते जी, आप अपना नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम हरविंदर कौर है। हरविंदर जी, कित्थों गल कर रहे हो तुसी? अंबाला ਤੋਂ। अंबाला ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਡਨੀ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਡਨੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ, ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਔਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सर, राइट और लेफ्ट में साइज जो बता रहे हैं किडनी का वो छोटा है और पेनफुल कंडीशन है। जी, देखिए, ऐसा है कि अगर किडनी साइज़ जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्लिनिकल फैक्टर है जिसको हम असेस करते हैं, एक इनडायरेक्ट मेजर ऑफ किडनी फंक्शन या इनडायरेक्टली किडनी फंक्शन की असेसमेंट करने के लिए। अगर जिनका लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीज़ होता है, ऐसे पेशेंट्स में इस चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है कि ओवर टाइम जो किडनी इंजरी होती रहती है, डैमेज होती रहती है, उससे लॉन्ग टर्म में किडनी साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम अपनी प्रैक्टिस में भी देखते हैं, जिनको पता कि जैसा हमने अभी बात की कि हो सकता है शुरू में सिम्टम्स ना हो, और जब तक आपको पता लगता है, सिम्टम शुरू होते हैं, तब तक काफ़ी डैमेज हो चुका होता है, और ऐसी सिचुएशन में जब हम किडनी साइज़ देखते हैं तो वो छोटा होता है। एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो हो सकता है, स्पेशली फीमेल्स में जो ज़्यादा कॉमन होता है, वो होता है बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, स्पेशली ऐसी सेटिंग्स में जहाँ पे आपके पास रीनल स्टोन, जहाँ पे आपको गुर्दे में पथरी है या डायबिटीज़ है, जिसमें सीवियर इन्फेक्शंस हो सकते हैं।
हेलो, ना तो मुझे डायबिटीज है और ना ही गुर्दे में हाँ, पथरी है। नहीं नहीं, वो आप मैं इन जनरल बात कर रहा था कि स्पेशली ऐसे पेशेंट्स जिनमें उनमें इस चीज़ का चांस थोड़ा ज़्यादा होता है कि उनमें इसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, है ना, लॉन्ग टर्म में किडनी फंक्शन जो है वो घट सकता है। इसके अलावा बड़ी सारी और बीमारियां होती हैं जिनका हमें भी पता नहीं है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, कुछ जेनेटिक बीमारियां होती हैं जो ज़रूरी नहीं है सिर्फ बचपन में ही मैनिफेस्ट करेंगी, वो अडल्टहुड में या अर्ली और लेट अडल्टहुड में भी मैनिफेस्ट कर सकती हैं, जिनकी वजह से धीरे धीरे गुर्दे में फ़र्क पड़ता है और अल्टीमेटली जब तक पेशेंट को पता लगता है तब तक गुर्दे का साइज़ जो है वो छोटा हो चुका होता है। जहाँ तक आप दर्द की बात कर रहे हैं, तो दर्द जो है उसको आपको एक बार किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले कि हम ये बोलें कि ये गुर्दे के डिसीज़ से रिलेटेड दर्द है, उसको कैरेक्टराइज करना ज़रूरी है, क्योंकि दर्द जो है वो ज़रूरी नहीं है गुर्दे से रिलेटेड हो। वो इस चीज़ का भी एक इनडायरेक्ट इंडिकेटर हो सकता है कि हो सकता है आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम हो, और उसकी भी इवैल्यूएशन की ज़रूरत हो सकती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर गुर्दे का साइज़ छोटा है तो ये इस चीज़ का एक इनडायरेक्ट इंडिकेटर है कि शायद आपको लंबे समय से प्रॉब्लम थी जिसका पता नहीं लगा है। पर अगर आपको दर्द भी हो रही है तो आप किसी डॉक्टर को दिखाइए, बिकॉज उस चीज़ को कैरेक्टराइज करना, उसके कॉज को पता करना और अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਿਨ ਕਲਚਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਇਓ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ, स्वस्थ रहो। सर, बात हो रही थी ट्रीटमेंट की। जी। सो डायलिसिस से पहले भी कोई ट्रीटमेंट है किडनी का? जी, देखिए ऐसा है कि जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है जिसको किडनी डिसीज़ है, तो हम सबसे पहले ये कोशिश करते हैं उसमें कि जो भी उसके रिस्क फैक्टर्स हैं हम उनको ऑप्टिमली कंट्रोल कर पाएँ। रिस्क फैक्टर के कंट्रोल के बाद बड़े सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो एसोसिएटेड हैं किडनी डिसीज़ के प्रोग्रेशन के साथ। प्रोग्रेशन से मेरा मतलब है कि पेशेंट का किडनी फंक्शन जो है वो इतना गिर जाता है कि उन्हें अब डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें पिछले कुछ 5, 6, 7, 8 सालों में थोड़ी प्रोग्रेस भी हुई है। अब हमारे पास 2 या 3 नई क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में, नॉन डायबिटिक्स में भी हैं, जिनकी वजह से हम किडनी डिसीज़ के प्रोग्रेशन को और कम कर सकते हैं। ये दवाइयाँ सारी इंडिया में अवेलेबल हैं। कुछ हो सकता है बहुत महंगी हो, बट ज़्यादातर दवाइयाँ जो हैं वो जेनरिक फॉर्म में अवेलेबल हैं अब। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर आपको किडनी डिसीज़ का डायग्नोसिस आपका अगर बन गया है, तो स्पेशली वो पेशेंट जिनका थोड़ा अर्ली स्टेज का किडनी डिसीज़ है, इन पेशेंट्स में दवाइयाँ हैं स्पेसिफिकली जो आपके किडनी डिसीज़ के प्रोग्रेशन को स्लो कर सकती हैं। ये बात हमारे लिए समझनी ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट एक प्रिडिक्टेबल मैनर में ही रिस्पॉन्ड करता है ड्रग्स को। कोई रिस्पॉन्ड करता है बहुत अच्छे तरीके से, कोई नहीं कर सकता है, करता है, उसके अंडरलाइंग बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो वो तो आपको इंडिविजुअली अपने डॉक्टर से डिस्कस करने पड़ेंगे। आपका कोर्स देख के वो चीज़ें पता लगेंगी कि जब आपको दवाई देते हैं, कई पेशेंट्स को साइड इफ़ेक्ट हो जाता है दवाइयों से, हम उन्हें वो दवाइयाँ नहीं दे पाते। हालांकि उन दवाइयों का हो सकता है उनकी किडनी से रिलेटेड फ़ायदा हो, बट अगर कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाता है तो हम नहीं दे पाते। बट ये चीज़ डेफिनेटली है कि आज की डेट में हमारे पास ऐसे ट्रीटमेंट हैं जिससे हम किडनी डिसीज़ के प्रोग्रेशन को डायलिसिस की स्टेज तक पहुंचने से पहले स्लो कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जी सर, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 मैम, नमस्कार। नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। जी, मैं बलविंदर सिंह बोल रहा हूँ, डबवाली हरियाणा से। बलविंदर जी, हरियाणा से। सो आपका सवाल जो है वो हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर विवेक कुमार, किडनी रोग विभाग, पीजीआई चंडीगढ़ से सुन रहे हैं। आप अपना सवाल बता सकते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मेरी जनरल क्यूरी थी कि एक किडनी को हेल्दी रखने के लिए रोजमर्रा में कितना पानी के सफिशिएंट है? जी देखिए, ऐसा है, पानी आपको जितनी आपको प्यास लगती है आप उतना पीजिए। हम कभी भी किसी को ये नहीं बोलते कि आप 3 लीटर 4 लीटर या 5 लीटर पानी पीजिए, ठीक है। जब भी हमारे सराउंडिंग में एम्बिएंट टेम्परेचर थोड़ा हाई है तो हमारे इनसेंसिबल लॉसेस बढ़ जाते हैं स्वेट के थ्रू। तो उस केस में हम ये बोलते हैं ज़रूर हैं कि आप रेगुलरली पानी पीते रहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन में आपको पता नहीं लगता है और आप ज़्यादा वाटर लूज़ कर जाते हैं अपने शरीर से। तो इसलिए इसमें कुछ स्पेसिफिकली कोई ऐसी एडवाइस हमारी साइड से नहीं होती कि आप इतना पानी पीजिए। हम बस यही बोलते हैं कि आपको जितनी प्यास लगती है आप उतना पीते रहिए, है ना।
और अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप चांस है कि आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ वर्कर्स हैं जिनको बाहर काम करना पड़ता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है, हीट में काम करना पड़ता है, उनके लिए हम ये ज़रूर बोलते हैं कि आप अपनी हाइड्रेशन का थोड़ा विशेष ध्यान रखें, है ना। बट अदरवाइज आई थिंक आपको जितनी प्यास लगती है आप उतना पीजिए, कोई ज़्यादा या कम पीने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत जी। एज वाइज भी ये चीज वेरी करती है। जिस तरह रिसेंट टाइम में जून के महीने में मम्मा की प्रॉब्लम आ गई, वो 60 साल की हैं, तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम उनके साथ बहुत ज्यादा रही थी जी। तो जी मैं पूछना चाहता हूँ, उम्र के साथ भी कोई डिफरेंस आता है? जिस तरह मैं 30 साल का हूँ, मम्मी 60 साल की है, तो इसमें भी कोई डिफरेंस रहेगा? देखिए ज्यादा पीना चाहिए? नहीं, देखिए पानी के हिसाब से तो मैं नहीं बोलूँगा कि ऐसा है कुछ कम या ज़्यादा, बट एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि उम्र के साथ साथ स्पेशली जैसे 40-50 साल की उम्र के बाद नॉर्मली ही आपकी बॉडी थ्रू द प्रोसेस ऑफ एजिंग आपके ऑर्गन्स का फंक्शन जो है, ठीक है, आप नॉर्मल फिजियोलॉजी और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए तो उपयुक्त है, बट उसकी क्षमता इंसल्ट्स को, स्ट्रेस को हैंडल करने की धीरे धीरे कम होती रहती है। तभी हम देखते हैं कि अगर एक 60, 70 या 80 साल के व्यक्ति में अगर कोई इंसल्ट होगा तो उसकी वजह से उनका ऑर्गन सिस्टम डिकॉम्पनसेट कर सकता है, उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। पर वही चीज़ अगर 30 साल के आदमी में होगी तो हो सकता है शायद उसको बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो ये चीज़ उम्र के साथ साथ तो सारे ऑर्गन्स का फंक्शन और उनकी कैपेसिटी किसी इंजरी को झेलने की कम होती रहती है। तो इसलिए उनको ऐसा ज़रूर हो सकता है कि छोटे से इंसल्ट से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, है ना, बट अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हम ये बोलेंगे कि अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पानी पीजिए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हरविंदर जी, जुड़े रहो दूरदर्शन के नाल। सर एक और सवाल है वीडियो बाइट के थ्रू, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है बहुत कॉमन है जी, सो बहुत से सवाल हमारे पास आ रहे हैं। एक और सवाल लेते हैं वीडियो बाइट के थ्रू। मेरे डॉक्टर साहब से ये सवाल है, जो किडनी में क्रिएटिनिन लेवल है 1.3, कितना ऊपर होता है जब दिक्कत आती है? क्या लक्षण रहते हैं कि यूरिन ना पास होना या पैरों में सोजिश, कैसे कैसे लक्षण आते हैं और इसका क्या इलाज करवाना चाहिए? और एक किडनी के जो दिक्कतें आती हैं तो क्या इनका मतलब किडनी रिप्लेस करके ही फ़ायदा है या दवाइयों के माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है? सर दो इम्पोर्टेंट सवाल जुड़े हुए हैं इसके साथ, क्रिएटिनिन लेवल का और इन्होंने ट्रांसप्लांट की भी बात की है। जी जी, देखिए सीरम क्रिएटिनिन जिसकी आपने बात की वो हमारे पास एक बड़ा इजीली अवेलेबल बट एक इनडायरेक्ट मेजर है किडनी फंक्शन का, और कॉमन टेस्ट हम करते हैं किडनी फंक्शन देखने के लिए वो सीरम क्रिएटिनिन ही है। हालांकि फंक्शन देखने के लिए और भी बड़े सारे कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट भी होते हैं, और जब हम किडनी फंक्शन की बात करते हैं तब हम सीरम क्रिएटिनिन के साथ एक रूटीन यूरिन का एग्जामिनेशन भी करते हैं, और उसमें हम ये देखते हैं कि क्या यूरिन एग्जामिनेशन नॉर्मल है या नहीं है। स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि क्या यूरिन में कहीं प्रोटीन तो नहीं आ रहा। जहाँ तक आपने क्रिएटिनिन की बात की, तो क्रिएटिनिन जो हमारा किडनी का फंक्शन है, जो बेसिक फंक्शन होता है एक्सक्रीट करने का, जिसको हम क्वांटिफाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलस एक बेसिक यूनिट होता है जिसमें ब्लड फिल्टर होके यूरिन बनता है, तो और उसकी फिल्ट्रेशन की रेट को हम इनडायरेक्टली जो मेजर करते हैं वो हम सीरम क्रिएटिनिन के थ्रू मेजर करते हैं। तो जब भी आपका सीरम क्रिएटिनिन बढ़ता है तो उसका मतलब ये है कि आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि ये एक अजम्पशन होती है, बिकॉज सीरम क्रिएटिनिन और भी बड़ी सारी चीज़ों से अफेक्ट होता है, जैसे मसल मास हो गया, डाइट हो गया। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन जनरेशन ज़्यादा होता है। तो ये बड़े सारे फैक्टर हैं जिन्हें हमें कंसिडरेशन में लेना होता है जब हम इन चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं। बट ब्रॉडली अगर आपका सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपको किडनी डिसीज़ हो सकता है। इस केस में आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है, बिकॉज उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो टोटलिटी में पेशेंट को देख के और बाकी सर्कमस्टेंसेस को देख के ही की जा सकती है। और अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीज़ है, ये परमानेंट है, रिवर्सिबल नहीं है। कई बार कुछ एक्यूट कंडीशंस में भी, जैसे अगर आप सडनली बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गए लूज मोशंस की वजह से, नोजिया वॉमिटिंग की वजह से, तो उस केस में भी क्रिएटिनिन आपका बढ़ सकता है। हो सकता है वो सिर्फ एक ट्रांजिएंट इंक्रीज़ हो, ट्रांजिएंट किडनी डिस्फंक्शन हो, और अगर आपके शरीर को हाइड्रेट कर दिया जाए तो वो फंक्शन रिकवर भी हो सकता है। तो बात आपकी ठीक है कि सीरम क्रिएटिनिन अगर बढ़ा हुआ है तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि आपको किडनी डिसीज़ हो सकता है, और इस सिचुएशन में आपको
एक डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। सर, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो क्वेरीज हैं वो हम इस एपिसोड में एड्रेस कर सके। सो लास्ट कॉलर ऑफ द डे। जी श्योर। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम हाँ जी। बताइए। मैम मैं सत्यम बात कर रहा हूँ पंचकुला से। सत्यम जी पंचकुला से, आप अपना सवाल बता सकते हैं। मुझे लगता है टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये सवाल कट हो चुका है। सत्यम जी, क्या आप लाइन पर हैं? नहीं है। तो सर, ट्रांसप्लांट की बात कर रहे थे। ट्रांसप्लांट जो विकल्प है वो कुछ पर्टिकुलर पेशेंट्स के लिए है? देखिए, ऐसा है कि जब भी किसी का किडनी फंक्शन इतना गिर जाता है कि उसे डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे हम पेशेंट्स को किडनी ट्रांसप्लांट भी एडवाइस करते हैं। बट किडनी ट्रांसप्लांट ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जिसको किडनी डिस्फंक्शन है और ऐसा डिस्फंक्शन है कि जहाँ उसे डायलिसिस की ज़रूरत है, हर व्यक्ति के लिए किडनी ट्रांसप्लांट एक बेस्ट ऑप्शन है। वो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके लिए एक इंडिविजुअल की असेसमेंट ज़रूरी होती है। हमें बाकी और कोमॉर्बिडिटीज़ देखनी पड़ती हैं, बाकी ऑर्गन सिस्टम्स का फंक्शन देखना पड़ता है। देखिए, डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो मरीज़ खुद करता है या सिर्फ उसमें वही एक पार्टनर है डायलिसिस के साथ। बट जहाँ आप किडनी ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, वहाँ पे एक एडिशनल मुद्दा तो जुड़ा हुआ है, वो ये है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति की किडनी निकाल के किसी दूसरे पेशेंट में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ी और कंसिडरेशंस भी होती हैं कि जो रिसिपिएंट है, जिसको किडनी मिल रही है, उसमें बाकी ऑर्गन सिस्टम्स में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए कि उन ऑर्गन सिस्टम की कॉम्प्लिकेशन की वजह से आगे चल के मरीज़ को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए कि वो ट्रांसप्लांट ही सक्सेसफुल ना हो पाए या उस ट्रांसप्लांट की सक्सेस जो है वो शॉर्ट लिव्ड रहे। जी। तो किडनी ट्रांसप्लांट, ये स्पेशली यंग इंडिविजुअल्स जिनके अदरवाइज कोमॉर्बिडिटीज़ थोड़ी कम होती हैं, जी, ऐसे पेशेंट्स के लिए किडनी ट्रांसप्लांट जो होता है वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। बट इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। हर व्यक्ति के पास डोनर नहीं होता है, हर किडनी पेशेंट के पास डोनर नहीं होता है। जिनके पास अपने परिवार में कोई लिविंग डोनर है, नियर रिलेटिव है जो डोनेट कर सकता है, उनको हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप ट्रांसप्लांट करवा लीजिए। बट ट्रांसप्लांट से पहले देखिए, हम दोनों जिन्होंने गुर्दा लेना है और जिन्होंने गुर्दा देना है, उनकी एक बड़ी ही एक्सटेंसिव मेडिकल इवैल्यूएशन की जाती है। और अगर वो उस मेडिकल इवैल्यूएशन में फिट होते हैं तभी ट्रांसप्लांट किया जाता है। सर, मुझे लगता है कि कॉलर हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। हेलो, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो हेलो। सत्यम जी? हाँ जी मैम। सत्यम जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैम, मैं ये कहना चाह रहा था कि डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था कि जैसे हम बाहर रहते हैं तो बाहर का खाना भी इफेक्ट करता है किडनी पे। कई बार मुझे जैसे मसालेदार चीजें बड़ी पसंद हैं, नमक वगैरह, तो कहते हैं कि 30 के बाद या 32 के बाद आपको ये चीजें कम कर देनी चाहिए। तो ये मिथ है या बात ठीक है? डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता था। जी, देखिए, ऐसा है कि ओवरऑल हम जितना हो सके इस चीज़ को डिस्करेज करते हैं कि अगर आप बाहर का खाना जितना अवॉइड कर सकते हैं उसको अवॉइड करिए। उसके बड़े सारे कारण हैं कि बाहर का खाना जो होता है वो एक्चुअली उसमें जो कंपोनेंट होता है प्रोसेस्ड फूड का वो काफ़ी हाई होता है। उनमें सॉल्ट कंटेंट हाई होता है ना। सॉल्ट का इंटेक अगर हाई है तो वो हाइपरटेंशन के पुअर कंट्रोल के साथ एसोसिएटेड होता है। हाइपरटेंशन एक रिस्क फैक्टर है किडनी डिसीज़ होने के लिए भी और किडनी डिसीज़ के प्रोग्रेशन के लिए भी। दूसरा ऐसा भी है कि हमेशा जब भी कभी बाहर का खाना होता है तो उसमें जहाँ भी कमर्शियली कभी खाना प्रोड्यूस किया जा रहा है तो वहाँ पे हमेशा फूड से रिलेटेड हाइजीन और सेफ्टी के इश्यूज़ होते हैं। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर जगह होते हैं, पर ज़्यादातर जगह, कई जगह ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और इन चीज़ों के लिए ऐसा है कि जब आप बाहर खाना खा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि आपके कंट्रोल में हैं। तो जहाँ तक हो सके हम इस चीज़ को एडवाइस करते हैं कि भाई अगर आप बाहर का खाना जितना कम कर सकते हैं, आप सेफ़ और हाइजीनिक खाना खाइए, है ना। आप नमक तो हम यूनिवर्सली बोलते ही हैं कि नमक का जो सॉल्ट का इंटेक है उसको आप जितना कम रख सकते हैं उतना कम रखिए। प्रोसेस्ड फूड के इंटेक को जितना कम रख सकते हैं उतना कम रखिए। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बाहर खाना मत खाइए, जब कभी मजबूरी है तब खाइए, है ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि वो आपके दिनचर्या में इतना ज़्यादा हो जाए कि भाई आप
आपका प्रोसेस्ड फूड और बाकी चीज़ों का इंटेक जो है, जैसे सॉल्ट का इंटेक है, वो बहुत ज़्यादा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम जी। सर, आखिरी सवाल, आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर ये जो किडनी रोग हैं और उसके उपचार ट्रीटमेंट है, क्या ये कवर होते हैं? जी जी, देखिए आयुष्मान भारत के अंदर बहुत सारी बीमारियां जो पहले जिनके लिए हमारे पास अगर इलाज था तो लोग उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए अब हम लोगों को उपचार भी ऑफ़र कर पा रहे हैं और उनको वो फाइनेंशियली लोग जो हैं वो तंग भी नहीं हो रहे हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हर बीमारी जो एक, हाँ जैसे पीजीआई एक सरकारी हॉस्पिटल है, तो हर बीमारी जिसके लिए मरीज़ पीजीआई में एडमिट हो सकता है, किडनी डिसीज़, वो आयुष्मान भारत में कवर होगी, ये तो पक्का है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी स्पेसिफिकली कोई बीमारी है जो कवर नहीं होती है। हाँ, कवरेज इलेक्टिव प्रोसीजर्स जो होते हैं उनकी कवरेज जो है वो ऐसी नहीं होती है कि हर एक प्रोसीजर की कवरेज होती है, पर वो भी धीरे धीरे इतनी बढ़ गई है कि अब किडनी डिसीज़ के स्पेस में हमारी प्रैक्टिस में हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आयुष्मान भारत में कवर होती हैं, और ये कवरेज जो है ये धीरे धीरे सरकार बढ़ा ही रही है। सर, समय बहुत कम है और लेकिन एक बहुत दूर से जम्मू से हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, हम चाहते हैं कि उनकी भी हम एक बार क्वेरी लें। जी, आप सुन सकते हैं मुझे? हेलो। हाँ जी मैडम, मैं सुन सकता हूँ। नीरज बोल रहा हूँ जम्मू से मैडम। नीरज जी, हमारे पास समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी अपना सवाल। डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि रात को जो बार बार पेशाब आ जाता है और पेशाब में जो झाग आ जाती है, ठीक है, क्या ये किडनी की समस्या है? ये कंफर्म करना था मैंने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछने के लिए, जिस पे शायद हमने अभी डिस्कशन भी नहीं किया। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, अगर पेशाब में बहुत ज़्यादा झाग आता है तो ये इसका इनडायरेक्ट इंडिकेटर हो सकता है कि आपके यूरिन में प्रोटीन की एक्सक्रीशन बढ़ रही है। और जैसा कि हमने बात किया कि किडनी का फंक्शन देखने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम देखते हैं कि यूरिन में प्रोटीन आ रहा है या नहीं। तो अगर आपके प्रोटीन में, अगर आपके यूरिन में बहुत ज़्यादा झाग आ रहा है तो ये इस चीज़ का इंडिकेटर हो सकता है कि आपको कोई किडनी की बीमारी है। जहाँ तक दूसरी बात की बात है, जो आपने बोला कि अगर आपको रात को बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है तो क्या ये भी किडनी डिसीज़ का इंडिकेटर हो सकता है? तो जी, ये भी बिल्कुल किडनी डिसीज़ का इंडिकेटर हो सकता है। नॉर्मली हमारा शरीर जो है वो उस तरीके से ट्यून्ड होता है कि रात को हम अपना जो यूरिन है उसको कंसंट्रेट ज़्यादा कर पाते हैं, और इसी वजह से हमें रात को यूजुअली पेशाब के लिए उठना नहीं पड़ता है। हालांकि बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस तो वैसे ही चल रहे हैं, सिर्फ यही है कि हम रात को पानी नहीं पी रहे हैं, बट फिर भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस तो वैसे ही चल रहे हैं। तो किडनीज़ जो हैं वो रात को यूरिन को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करती हैं और उसकी वजह से यूरिन कम प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को रात को उठना नहीं पड़ता है। बट अगर ये प्रोसेस किडनी डिसीज़ की वजह से थोड़ी डिफेक्टिव हो जाए तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि आपको रात को बार बार पेशाब के लिए उठना पड़े। तो अगर आपको बार बार उठना पड़ता है तो आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। हो सकता है आपको किडनी डिसीज़ भी हो सकता है या आपको यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई डिसीज़ भी हो सकता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही सरल भाषा में आपने इतनी गंभीर बीमारी की विशेष जानकारी हमें दी। सो दर्शकों, ये कहना गलत नहीं है इस एपिसोड के बाद कि यदि इस बीमारी के लक्षण को आप जल्दी ही पकड़ लें तो इसका उपचार और ट्रीटमेंट उतना ही आसान हो जाएगा। जाते जाते मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि हमारा व्हाट्सएप नंबर 9417242224, इस नंबर पे कॉल करके वीडियो मैसेज के थ्रू आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं और हमारे साथ किसी भी प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, कोई सवाल है आपका हमारे किसी भी प्रोग्राम या हेल्थ शो से रिलेटेड, आप वीडियो बाइट, टेक्स्ट मैसेज या वीडियो कॉल के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे सभी जो प्रोग्राम्स हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं, डीडी पंजाबी, डीडी हरियाणा, डीडी चंडीगढ़। इसके साथ हम OTT प्लेटफॉर्म वेव पर भी अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल है, डीडी पंजाबी, डीडी हरियाणा, डीडी चंडीगढ़। और यदि आपका कोई सवाल, कोई सुझाव रह गया है तो आप लिख सकते हैं hopchandigarh@gmail.com पर। सो अगली बार फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए दूरदर्शन। धन्यवाद। धन्यवाद।